हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 7 और पार्ट का नाम है संघवाद। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, क्लास 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और 2025 से 26, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप इजीली इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजी इत्यादि सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से जैसे मैं पॉलिटिकल के नोट्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं उन सभी के नोट्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी 11th क्लास की। अगर आप 12th क्लास के हैं तो 12th क्लास की भी मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभार हो जाता है ना कि कोई बच्चा होता है वो 11th की भी वीडियो सर्च कर लेता है या फिर 12th की। तो अगर आप 12th में हो या फिर आपका कोई भाई हो तो आप उसको इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका भी बेनिफिट हो सके। या तो आपकी क्लास में बच्चे और भी होंगे, ठीक है, जो 11th क्लास में होंगे, आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं। जो बच्चे नीडी हैं, जो जिनको नीड है पढ़ने की, ठीक है, और उनको सोर्स नहीं मिल रहा है कहीं से, तो वो अपनी प्रिपरेशन यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आप इसमें उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं वीडियो को भेज कर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कम से कम 2 से 3 लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि हमारा जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर या फिर पीडीएफ को लेकर, तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन करे थे, ठीक है, आपको पता होगा वो 2-2 मार्क्स के थे। उससे पहले मैंने 1-1 मार्क्स के भी क्वेश्चन उसमें करवाए थे, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न के महत्वपूर्ण जानकारी के द्वारा, ठीक है। आज हम जो करेंगे वो करेंगे 4 नंबर के और 6 नंबर के। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में 100% आने के चांसेस होते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा आप अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार पेपरों में, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आप पे देखिए, अभी तो बहुत टाइम है, आप पे इनफ टाइम है, क्योंकि इसके जो पेपर होने हैं वो फरवरी में होंगे, ठीक है। तो अभी 3 मंथ है आपके पास, ठीक है, 3.5 महीने आपके पास है प्रॉपर। तो आप इजीली मतलब कि अगर आप एक एक चैप्टर भी अभी से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इजीली आप उस समय तक सारे चैप्टर्स के नोट्स बना लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं बताइए। चलिए, यहाँ पर देखिए, भारतीय जो संविधान है वो संघात्मक है, कैसे मान ले हम, उसकी 4 विशेषता बतानी है। तो देखिए, आंसर दिखा रखा है, भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है। जब भी आप पेपर को करना स्टार्ट करें, कोई सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 4 या 6 नंबर का, तो आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिख सके, आंसर कर सके। देखिए, पहला दिखा रखा है शक्तियों का विभाजन, ठीक है, दिखा रखा है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके लिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, जो संघात्मक शासन वाला जो राज्य होता है, कोई देश होता है, कैसे पता लगता है, वहां पर शक्तियों का विभाजन होता है, यानी शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है, ठीक है, किसके किसके बीच, केंद्र के और राज्यों के बीच, ठीक है, जैसे यहां पर बता रखा है, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा पहले पॉइंट में। आगे दिखा रखा है लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें संघीय ढांचे से संबंधित सभी प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। देखिए, जो भारत का संविधान है कैसा है, लिखित संविधान है, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, बताया गया कि किसके क्या कार्य हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है तीसरा पॉइंट, द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र स्तर पर संसद 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है। जो केंद्र स्तर है उस पर संसद 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। बता रखा है लोकसभा और राज्यसभा, जिससे
राज्यों को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो संसद है वो दो सदनों से मिलकर बनी है। किससे किससे? एक लोकसभा से, एक राज्यसभा। जिससे क्या होता है, जो राज्य होते हैं उनको भी केंद्र में क्या मिलता है? प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है, राज्यों की बात रखने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे दिखा रखा है, फोर्थ पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। जो संघात्मक शासन वाले राज्य होगा या फिर देश होगा, उसमें क्या होगा? उसमें जो न्यायपालिका होगी कैसे होगी? स्वतंत्र होगी। ठीक है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करती है और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। देखिए क्या होता है ना, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, वो ना ही तो केंद्र का साथ देगी और ना ही राज्य का। वो क्या करेगी? निष्पक्ष करेगी। जो भी करेगी ना, जो भी उसका निर्णय होगा, जो भी न्याय होगा, वो निष्पक्ष होगा, किसी के फेवर में नहीं होगा, किसी के पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी 4 पॉइंट आपको बताए, ये चारों संघात्मक शासन की विशेषताएं। ठीक है, पेपर में आएगा, हो सके 6 मार्क्स का है, हो सके 4 का है। अगर 4 का आएगा तो 4 पॉइंट लिखना है, अगर 6 का आएगा तो 6 पॉइंट लिखना है। ठीक है, एक आपको निष्कर्ष बच्चों लिखना ही लिखना है, क्योंकि आप 11th क्लास में हो गए हो और आपको निष्कर्ष लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखो इन विशेषताओं के कारण भारत को एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश कहा जाता है। मतलब कि जो अभी हमने पढ़ा ना 4 पॉइंट, इन्हीं के कारण क्या कहा जाता है कि जो भारत है वो क्या है? एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। ठीक है, तो यहां हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में कई बार आया हुआ है, या तो ये आ जाएगा या फिर इससे पहले वाला क्वेश्चन, लेकिन आना जरूर है। ठीक है, तो देखिए दिखा रखा है 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 4 एकात्मक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसकी, अब पहले हमने लिखा था संघात्मक, ठीक है, अब हमें लिखना है एकात्मक। और कभी कभार पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि भारतीय संविधान की 4 एकात्मक तथा चार संघात्मक शासन में तुलना कीजिए। ठीक है, अंतर बताइए। तो आप इजीली जब आप पढ़ के जाएंगे ना, जब आपको ये पता होगा संघात्मक में ये होता है, एकात्मक में ये होता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। और लिखना इसी पैटर्न में है, अगर आप इस पैटर्न में लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप चाहें ना तो ये वाला पॉइंट ना लिखकर डायरेक्ट ये पॉइंट भी लिख देंगे ना, तो भी आपको नंबर प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर हम ये ना लिखें तो क्या नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे लिखने से क्या होता है, टीचर को सामने ही दिख जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है आंसर में। ठीक है, ये बेनिफिट होता है। तो दिखा रखा है भारतीय संविधान की 4 एकात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखिए पहला दिखा रखा है मजबूत केंद्र सरकार। जो एकात्मक शासन होता है उसमें क्या होता है? मजबूत केंद्र सरकार होता है। ठीक है, तो दिखा रखा है भारत में केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई है। मतलब कि अगर हम बात करें ना भारत के, तो भारत में क्या है कि जो केंद्र सरकार है ना वो ज्यादा मजबूत है किसके मुकाबले? राज्य सरकार के मुकाबले। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे पावरफुल शक्ति है, वो किस पे? केंद्र सरकार पर। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में तो सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। अगर मान के चलो भारत में आपातकाल लगता है ना, इन केस जैसे 1975 में लगा था, तो अगर आपातकाल लग जाता है तो राज्य की जो शक्तियां होती है ऑटोमेटिकली छिन जाती हैं और किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि मजबूत केंद्र सरकार है। ठीक है, एकात्मक में क्या होता है? मजबूत केंद्र सरकार होती है। आगे देखिए दिखा रखा है एकल नागरिकता क्या होती है? एक हरी नागरिकता या फिर एकल नागरिकता, दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, देखिए बता रखा है पूरे देश के नागरिकों के लिए केवल एक ही नागरिकता है। मतलब पूरे देश के नागरिक क्या होते हैं? एक ही नागरिकता होती है। जैसे भारत में क्या है कि चाहे भारत में कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में रह रहा हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा? भारतीय कहलाएगा, इंडियन कहलाएगा। ठीक है, आगे दिखा रखा है भारतीय नागरिकता, जैसे कि भारत में हो रखा है कि भारतीय नागरिकता है, राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है। मतलब कि जैसे कोई बिहार का है तो उसको बिहार की अलग नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो क्या कहलाएगा? चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, वो कहलाएगा भारतीय। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या है कि वो पूरे देश का तो नागरिक है, लेकिन जिस स्टेट में वो रहता है ना उसका भी वो नागरिक होता है। मतलब कि उसको दोनों बेनिफिट मिलते हैं, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्रीय सरकार पर। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं सेंट्रल तौर पर, मतलब दोनों जो बेनिफिट्स हैं उसको दोनों ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहां पर? अमेरिका में। लेकिन भारत में क्या होता है? एक ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान क्या होता है? अगर जो एकात्मक शासन होता है उसमें क्या होता है? जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। मतलब कि भारत में क्या होता है? सबसे सर्वोच्च कौन है? किसकी माननी पड़ती है? संविधान की माननी पड़ती है। चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, दोनों को किसके अनुसार चलना पड़ता है? संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिखा रखा है फोर्थ पॉइंट है एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, बता रखा है कि एकीकृत न्यायपालिका होती है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन
उच्च न्यायालय और निचली अदालतें कार्य करती है। मतलब जो सबसे ऊंचा न्यायालय होता है ना, उसके नीचे कौन कार्य करता है? उच्च न्यायालय कार्य करती है और निचली अदालतें कार्य करती है। मतलब कि एक आपका सबसे सर्वोच्च न्यायालय होगा, सबसे बड़ा न्यायालय, और फिर उसके नीचे सारे कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बताया गया है एकात्मक शासन प्रणाली। मतलब भारत को अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर संघात्मक भी और एकात्मक दोनों है। ठीक है, मिक्सअप है यहाँ पर। आगे देखिए बता रखा है निष्कर्ष। बच्चों आप 11th क्लास में आ गए हैं तो आपको निष्कर्ष लिखना हर, जैसे 4 नंबर का है और 6 नंबर का है, इसमें तो आपको निष्कर्ष लिखना एकदम कंपलसरी है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए बता रखा है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कोई भी डाउट हो पीडीएफ रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष दिखा रखा है, इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक झुकाव रखता है। मतलब कि जो भारत का संविधान है, जो भारत है, भारत में क्या है? भारत में संघात्मक शासन तो है, साथ ही साथ एकात्मक भी है। ठीक है, कैसे पता लगा? ये जो हमने अभी पढ़ा ना, इन्हीं से हमें ये चीज पता लगती है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे हैं 4-4 नंबर के, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, या तो इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा या फिर दोनों अलग अलग पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बता रखा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। देखिए अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्यों लगता है? ठीक है, ये प्रावधान और किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, हो सके 6 का भी आ जाए, हो सके 4 का भी आ जाए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन पढ़िए, या फिर 4-4 नंबर के, या फिर 6 नंबर के। वहीं से 6 या 4 में से ही 2 नंबर का ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन 2 नंबर के कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी चीजें पेपर में 2 नंबर के दे देते हैं जो बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज कर जाती है और बच्चा उसको लिख के नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिखा रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किया गया है। मतलब कि 356 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जो राज्य होता है उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनमें हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। ठीक है, इसके जो प्रमुख मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार है। ठीक है, बता रखा है, पहला लागू करने का कारण, मतलब कि अगर हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, ये कारण देखिए। बता रखा है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अर्थात राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, तो राष्ट्रपति वहां शासन लागू कर सकते हैं। मतलब देखो बता रखा है कि यदि कोई राज्य, ठीक है, वहां पर क्या होता है, जो संवैधानिक तंत्र है, मतलब कि एक तरीके से संविधान के द्वारा जो कार्य दिए गए हैं, ठीक है, संविधान के द्वारा ही जैसे लोगों ने उसको चुना है, और वो विफल हो जाता है। ठीक है, वो इनके किसी कारण इस्तीफा दे देते हैं, हट जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, या फिर सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। मतलब जो सरकार होती है वो किसके अनुसार कार्य नहीं करी, संविधान के अकॉर्डिंग। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगी तो क्या होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे दिखा रखा है राज्यपाल की रिपोर्ट। ठीक है, राज्यपाल, हर जो स्टेट होता है उसमें एक राज्यपाल होता है। ठीक है, ये केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो बता रखा, देखो राज्यपाल की रिपोर्ट, राष्ट्रपति शासन सामान्यतः राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। मतलब जो राज्यपाल स्टेट के बारे में रिपोर्ट देता है ना, उसी के आधार पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बिना रिपोर्ट के भी लगाया जा सकता है। देखो वैसे तो जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो किसके रिपोर्ट पे लगेगा, राज्यपाल की रिपोर्ट पे, लेकिन अगर कभी कभार आवश्यकता पड़ती है तो राज्यपाल के बिना रिपोर्ट दिए भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखिए प्रभाव। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग हो जाती है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति का कहीं पर शासन लग गया और वहां पर चाहे कोई भी सरकार हो, जैसे मान के चलो दिल्ली है, तो दिल्ली में पहले केजरीवाल की सरकार थी, अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता पहले, तो क्या होता है, जो केजरीवाल की सरकार है वो अपने आप निलंबित या भंग हो जाती। क्यों? क्योंकि अब तो सारे कार्य कौन संभालेगा, राष्ट्रपति संभालेगा ना, तो वो क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। ठीक है, और बता रखा है, और प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है जिसे राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है। यानी कि अब वहां पर मुख्यमंत्री का कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, वहां पर कौन कार्य करेगा, राष्ट्रपति किसके द्वारा करेगा, राज्यपाल के माध्यम से वहां पर सरकार चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, अगर आपको कोई भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट होता है किसी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप इजीली मेरे से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, सभी चीजों के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं।
साथ ही साथ एक्सप्लेन करा जा रहा है इजी लैंग्वेज में। तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। और अभी बहुत कम समय है, वैसे तो फरवरी में आपके एग्जाम है, तो आप अगर अभी से ही प्रिपेयर होकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं फरवरी में, यानी फाइनल टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 हमने पढ़ लिए पॉइंट। चौथा यहाँ पर दिखा रखा है, चौथा पॉइंट है यहाँ पर अवधि। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लागू रह सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का शासन इनकेस लगता भी है किसी राज्य में तो वो कितने महीने तक रहेगा, 6 महीने तक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जिसे संसद की अनुमति से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि वैसे तो 6 महीने रहेगा, लेकिन अगर संसद चाहे तो उसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 महीने से उसको 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे राष्ट्रपति शासन के प्रावधान। ठीक है, आगे दिखा रखा है निष्कर्ष। ठीक है, ये प्रावधान तब लागू किया जाता है जब राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाती। मतलब कि ये तभी लागू हो पाता है जैसे कि संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं हो रहे हो। ठीक है, बताया ना कि लोकतांत्रिक मतलब कि जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है उसके द्वारा कार्य नहीं हो रहे हो, मतलब कि उस अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं जैसे जनता चाहती है। ठीक है, यानी जनता ने किसी को चुना है तो किस लिए चुना होगा, जाहिर सी बात है अपने भले के लिए। अगर आप किसी जैसे नेता वगैरह जो आते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा निगम पार्षद होता है, मुख्यमंत्री होता है, हम इसको क्यों चुनते हैं, क्योंकि कुछ ये ऐसे एजेंडा वगैरह लेके आते हैं, ऐसी चीजें लेकर आते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ हमारा भला होगा, हमारा फायदा होगा। जैसे सड़क का विकास करना, नालियों का विकास करना, शिक्षा को अच्छी करना, तभी तो हम इनको वोट देते हैं। बिजली अच्छी कर देना, ठीक है, और पानी की सुविधा देना, तभी तो हम इनको क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो सोचो अगर यही कार्य वो नहीं करेगा तो हम कैसे फिर क्या नाम है बिलीव कर पाएंगे किसी नेता पर। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना उससे, कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो तभी क्या होता है, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं एक बार 10वां क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर 10वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन वास्तव में एकात्मक इसकी आत्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, अच्छे से याद करें, और बहुत इजी है। जैसे अभी आप संघात्मक पढ़ के आए ना और एकात्मक, बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह है ये, बस ये पूछा गया है 6 मार्क्स में और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। देखिए चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा जाए, ठीक है, आपको ये पता लग गया ना कि संघात्मक और एकात्मक, तो आप समझ जाइए कि किसके बारे में बात हो रही है। पेपर ऐसे ही घुमा घुमा के बनाए जाते हैं, ठीक है, और लाइफ भी ऐसी थोड़ी सी घुमावदार होती है। बस आपको अपना लक्ष्य याद रखना है कि मुझे पढ़ना क्या था, मुझे लिखना क्या है। ठीक है, देखो लाइफ में भी ऐसे होता है कि हमारे सामने ना बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक मूवी भी होती है, फिर कोई नाटक भी होता है, कोई हमारे फ्रेंड भी होते हैं, ठीक है, हम स्कूल भी जाते हैं, हम मेला भी जाते हैं, हम यहाँ वहाँ भी जाते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें लाइफ में होती है। लेकिन आपको अपना गोल याद होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर आपको अपना गोल याद होगा ना तो आप चाहे कितने ही कहीं पर भी हो, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि मुझे अपने गोल को पूरा करना है। इसी तरीके से जब आप कोई सा भी क्वेश्चन लिखते ना, चाहे क्वेश्चन कितना घुमा दे, लेकिन आपको ये वर्ड कुछ याद रखने, जैसे संघात्मक हो गया, ठीक है, भारतीय संविधान संघात्मक एकात्मक, तो समझ जाइए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मतलब कि संघात्मक और एकात्मक की बात की गई है। देखते हैं आंसर। भारतीय संविधान को संघात्मक कहा गया है। क्या कहा गया है, संघात्मक कहा गया है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां का विभाजन किया गया है। मतलब कि संघात्मक इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत है ना उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किसके किसके बीच, केंद्र के बीच और राज्यों के बीच। ठीक है, परंतु व्यवहार में यह एकात्मक स्वरूप का अधिक प्रतीत होता है। मतलब कि देखो वैसे तो कहा गया है कि संघात्मक है, लेकिन ऐसा देखने में ऐसा पता लगता है कि जब हम इसको ध्यान से डीपली देखते हैं ना, प्रतीत करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत डीपली, तो पता लगता है कि इसमें एकात्मक स्वरूप है। मतलब संघात्मक तो है लेकिन ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है वो एकात्मक देखने को मिल रहा है। इससे निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखो हम यहाँ पर जानेंगे कि मैं ये बात जो अभी कहा गया है कि ये है तो संघात्मक लेकिन लग कैसा रहा है, एकात्मक क्यों लग रहा है, इन पॉइंट्स से हम जानेंगे जो अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा फोन नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है 8178988103। तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी पीडीएफ के रिगार्डिंग वो मैं आपको बता दूंगा, आप इस पे फोन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पीडीएफ का कॉस्ट रखा जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। बहुत सस्ते दर पर हम यहाँ पर बच्चों को टीच करेंगे। ठीक है, और देखिए फ्री में कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें पेड मिलेंगी। ठीक है, उसका रीजन रहेगा क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें यहाँ पर आपको देनी है, तो कुछ चीजें पेड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिखा रखा है, पहला पॉइंट है मजबूत केंद्र सरकार। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि एकात्मक है, देखिए मजबूत केंद्र सरकार, संविधान में केंद्र को राज्यों की तुलना में
अधिक शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण के लिए आपातकाल की स्थिति में सारी शक्तियां केंद्र के अधीन आ जाती हैं। देखिए बताया तो गया कि जो शक्तियां हैं वो क्या है, बटी हुई है, लेकिन जब अगर जो राज्य है अगर उसमें मतलब कि देश में आपातकाल लगता है या फिर किसी राज्य में आपातकाल लग जाता है तो क्या सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि ये एकात्मक को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है शक्तियों का असमान वितरण, जो शक्तियां हैं वो बराबर नहीं बांटी गई हैं। ठीक है, कैसे बताया जाएगा, देखो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची में अधिक विषय दिए गए हैं, मतलब जो केंद्र सूची है उसमें कितने 100 विषय हैं, 100। ठीक है, जबकि राज्यों की सूची में कम विषय है, मतलब कि केंद्र जो सरकार है उसकी जो सूची है उसमें तो ज्यादा है, उसमें जो कार्य क्षेत्र हैं जो विषय हैं वो बहुत ज्यादा दिए गए हैं, 100 दिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें राज्यों की तो उसमें 60 या 61 ही विषय हैं। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंस है ना, कि ज्यादा जो विषय है किसको दिए गए, केंद्र सरकार को। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये पता लगता है कि केंद्र की ओर इसका झुकाव है, यानी कि एकात्मक शासन को शो करता है, ये दिखाता है। ठीक है, आगे दिखा रखा है तीसरा एकीकृत न्यायपालिका, मतलब क्या है, एकीकृत न्यायपालिका। यहाँ पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जो संघात्मक ढांचे की बजाय एकात्मक व्यवस्था का संकेत देती है। यानी देखो संघात्मक में क्या होगा, जो शक्तियां वो बटी हुई होंगी, क्या होंगी, बटी हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके नीचे क्या है, सारे उसके अंडर में काम कर रहे हैं, सारे उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एकात्मक को, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को क्या माना गया, यहाँ पर सबसे सर्वोच्च माना गया। ठीक है, और बाकी सारे उसके क्या होंगे, अधीन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एकात्मक शो हो रहा है। ठीक है, एकात्मक को दिखाया जा रहा है। देखो एकल नागरिकता, भारत में केवल एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, राज्यों की पृथक नागरिकता नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि अगर व्यक्ति, देखो यहाँ पर अगर शक्तियों का बंटवारा है तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए था, जैसे बिहार का व्यक्ति है तो उसको बिहार की भी नागरिकता मिलनी चाहिए थी, यूपी का है तो उसको यूपी की नागरिकता मिलनी चाहिए थी अगर संघात्मक शासन है तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक हरी नागरिकता, यानी कि वो केंद्रीय नागरिकता है, मतलब कि वो रहेगा भारतीय। जैसे अमेरिका, अमेरिका में संघात्मक शासन है, कैसे हम पता करेंगे, क्योंकि वहां पर ना व्यक्ति पूरे यूएसए का तो नागरिक है, अमेरिका का तो नागरिक है, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर स्टेट का भी नागरिक है जिसमें वो रहता है। ठीक है, वहां पर भी 50 स्टेट हैं, जैसे अपने भारत में है ना, भारत में 28 है, वहां पर 50 है। ठीक है, तो व्यक्ति पूरे यूएसए का तो नागरिक होता ही है, साथ ही साथ कहाँ का नागरिक होता है, जहां पर वो रह रहा होता है, जिस स्टेट में वो रह रहा होता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ये किस चीज को शो कर रहा है, एकात्मक को शो कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए पांचवा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, केंद्र द्वारा होती है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिससे केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर बना रहता है। मतलब कि देखिए जो राज्य में मुख्यमंत्री होता है ना, मुख्यमंत्री की सारी जानकारी कौन ले रहा होता है, राज्यपाल ले रहा होता है, और वो किसको पहुंचा रहा होता है, केंद्र को। यानी कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से भी कार्य नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि वहां पर राज्यपाल सारी जो भी उनकी मतलब कि जो डिमांड होती है, जो भी जानकारी होती है, वो किसको दे रहा होता है, वो दे रहा होता है केंद्र सरकार को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि दिखावा तो हो रहा है कि वहां पर राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री है, लेकिन कार्य कौन करता है, एक तरीके से राज्यपाल। ठीक है, मतलब कि वो मांग तो, जैसे अब राज्य सरकार है, कोई भी नियम बनाएगी, कुछ भी करेगी कार्य, कुछ भी विकास का कार्य करेगी, तो उसको पैसा कहां से आएगा, पैसा तो केंद्र से आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि बना तो रखा है कि हाँ मुख्यमंत्री वगैरह, लेकिन कार्य के लिए वो किस पे निर्भर है, केंद्र सरकार पर। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा मजबूत है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एकात्मक शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए बता रखा है छठा, आपातकालीन स्थिति में एकात्मक स्वरूप। देखो आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि जो सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली चली जाती हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, मतलब कि केंद्र के पास चली जाती है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो पूरा शासन केंद्र के अधीन आ जाता है और संघात्मक ढांचा अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। मतलब कि क्या होता है कि ना जैसे ही आपातकाल किसी भी राज्य में लगेगा तो जो राज्य सरकार है ना, ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है, और सारी जो शक्तियां किसके पास चली जाएगी, केंद्र के पास। और कुछ समय के लिए क्या होगा, जो संघात्मक ढांचा है मतलब कि वो अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए वो क्या हो जाएगा, समाप्त। जब पहले के जैसे चीजें हो जाएंगी तो फिर से राज्य सरकार को शक्तियां दे दी जाएंगी वापस। तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एकात्मक को, यानी बोला तो जा रहा है कि संघात्मक है, लेकिन सो क्या चीज हो रहा है यहाँ से कि एकात्मक, मतलब कि सबसे ज्यादा जो शक्तियां दी गई हैं वो किसको दी गई हैं, केंद्र सरकार को दी गई हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे निष्कर्ष। ठीक है, इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन अपनाया गया है, मतलब कि भारत में संघात्मक शासन अपनाया गया है, लेकिन उसकी वास्तविकता एकात्मक प्रकृति है। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें ना
तो हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ पर तो एकात्मक ही शासन है, ये यहाँ पर बताया गया। मतलब प्रकृति अगर हम सही मायने में उसको देखें तो हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ पर एकात्मक शासन है, लेकिन बोला जाता है कि यहाँ पर संघात्मक शासन को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 6 नंबर का। पेपर में आएगा तो आप थोड़े से कम शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन अब अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 11 है, और मैं यहाँ पर कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी नहीं सिर्फ क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चांसेस 100% है आने के। आइए देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन करो। यानी हमें इन तीनों का वर्णन करना है। ठीक है, संघ सूची 2 नंबर का है, राज्य सूची 2 नंबर का है, समवर्ती सूची 2 नंबर का, यानी टोटल जो क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का आएगा। हो सके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघ सूची क्या है वर्णन कीजिए, राज्य सूची क्या है वर्णन कीजिए, समवर्ती सूची क्या है वर्णन कीजिए। यानी दो ये। ठीक है, ऐसे भी मतलब कि कोई सा तीनों में से एक दे सकते हैं, या फिर 2 दे सकते हैं, या फिर तीनों दे सकते हैं। अगर देखो 1 देंगे तो 2 मार्क्स का हुआ, अगर 2 देंगे तो 4 मार्क्स का होगा, अगर तीनों देंगे तो 6 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि अगर हम 6 मार्क्स का पढ़ते हैं तो इजीली हमारा 2 मार्क्स का भी हो जाएगा और 4 का भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? इस समझदारी से अगर आप पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े 6 नंबर का रहे, 4 का भी हो जाएगा कवर, 2 का भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। देखो बता रखा है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, विभाजन किया गया है ताकि दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें। ताकि क्या हो सके कि केंद्र सरकार अपना विकास अपने अनुसार कार्य कर सके, और जो राज्य सरकार है वो अपने अनुसार विकास कर सके। ठीक है, कार्य कर सके। ठीक है, यह विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है, और यह विभाजन किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, जिसमें 3 सूचियां दी गई हैं। जिसमें कितनी सूचियां दी गई हैं, 3। ठीक है, बता रखा है। देखो पहली जो सूची है वो क्या है, संघ सूची। ठीक है, यानी जिसको हम कह सकते हैं यूनियन लिस्ट बता रखा है। इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इन विषयों का संबंध राष्ट्रीय महत्व के मामलों से होता है। कुल लगभग 100 विषय हैं। इसमें रक्षा, विदेश नीति, डाक, मुद्रा, रेल इत्यादि। मतलब कि जो आपकी यूनियन लिस्ट है यानी कि संघ सूची है, उसमें सिर्फ कौन कानून बना सकती है, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है। जैसे रक्षा हो गया, ठीक है, डिफेंस कह सकते हैं, विदेश नीति हो गया, ठीक है, आपका डाक हो गया, आपका मुद्रा हो गया, आपका रेल हो गया। इन सभी पर कार्य कौन कर सकता है, इन सभी पर सिर्फ कार्य कर सकता है आपका केंद्रीय सरकार। यानी कि संघ सूची में जो कार्य करेगी वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। ये मैंने आपको 4-5 बताए, लेकिन इसमें और भी विषय दिए गए हैं, आपको वो सारे विषय पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट, इसमें वे विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। इनका संबंध स्थानीय या क्षेत्रीय हितों से होता है। कुल लगभग 61 विषय इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकारें आदि। मतलब कि जो राज्य सूची होती है उसमें सिर्फ कौन कानून बना सकता है, सिर्फ राज्य ही कानून बना सकती है। इसका संबंध किससे होता है, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय हितों से होता है। मतलब कि इसको ना स्थानीय तौर पर माना गया है और क्षेत्रीय तौर पर। ठीक है, कुल लगभग इसमें कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। ठीक है, जिसमें से पुलिस आता है, स्वास्थ्य आता है, कृषि आता है, सिंचाई आता है, स्थानीय सरकारें आती हैं। जैसे आपने देखा होगा यूपी पुलिस, ठीक है, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो ये क्यों है, ये इसीलिए क्योंकि इनके ये विषय हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बता रखा है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इन सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। मतलब कि देखो ये जो समवर्ती सूची है ना, उस पे केंद्र भी बना सकती है और राज्य दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। यानी कि अगर दोनों के बीच लड़ाई होगी ना कानून को लेकर कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन बात किसकी मानी जाएगी, केंद्र की। ठीक है, किसकी मानी जाएगी, केंद्र की, क्योंकि वो ज्यादा प्रभावी है ना। ठीक है, कुल लगभग 52 विषय जिसमें शिक्षा, विवाह, श्रम, दंड संहिता आदि। मतलब इसमें कितने विषय टोटल हैं, इसमें 52 विषय हैं जिसपे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। ठीक है, जैसे मैंने तो कुछ ही लिखे हैं, आपको और डीपली देखना है अपनी या तो बुक में देख लीजिए या फिर सपोर्ट में या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 81789881
03। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पे कॉल कर या फिर व्हाट्सअप कर मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने 6 नंबर का क्वेश्चन करा या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और आप 11th क्लास में और आपने निष्कर्ष नहीं लिखा, तो समझ लीजिए कि आपके नंबर कटने के चांसेस 100% है, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, आप समझदार हो चुके हैं। अब 1-2 साल बाद आप अपनी लाइफ में एंटर करेंगे, मतलब कि एक तरीके से आप एडल्ट हो जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आप भी देश के लिए एक तरीके से एक अच्छे नागरिक के तौर पर आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि हर बच्चे को पता हो जो भी पढ़ रहा हो, क्योंकि निष्कर्ष आप सोच समझ के ही लिख सकते हैं, ऐसे निष्कर्ष नहीं दिया जाता, ठीक है, कि आप इसको रट्टाफिकेशन टेप टाप के कर दिया, नहीं। इसको निष्कर्ष आप अपने हिसाब से देंगे ना तो अच्छा लगेगा टीचर को भी, ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष, इन तीनों सूचियों के माध्यम से भारतीय संविधान ने संघात्मक शासन प्रणाली को संतुलित बनाया है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी विधायी शक्तियां हैं। मतलब कि क्या हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो प्रणाली है उसको संतुलित बनाया, कैसे कि राज्य सरकार को अलग शक्तियां दी हैं, अलग विषय दिए गए हैं, ठीक है, और जो केंद्र सरकार है उसको अलग विषय दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दोनों में संतुलित स्थापित हुआ है, ठीक है, मतलब कि दोनों अपने अपने कार्य करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, संतुलित होता है ना, मतलब कुछ भी चीज। अब देखो, क्लास है तो क्लास में मॉनिटर का कार्य अलग होता है, ठीक है, टीचर का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, तो क्या होता है, सारी चीजें अच्छे से चल रही होती है, संतुलित। तो ऐसे इसमें है कि राज्य अलग कार्य कर रहा होता है, ठीक है, और जो केंद्र होता है वो अलग कार्य कर रहा होता है। तो क्या होता है, इससे इससे कहीं ना कहीं संतुलन बना रहता है। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिए, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन दोस्तों को भेजिए जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, दिल से पढ़ना चाहते हो। और ऐसे दोस्तों को भेजिए जो ना मतलब नीडी हो, जैसे ट्यूशन वगैरह नहीं जा पाते हो, किसी कारणवश कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूशन दूर हो सकता है, ठीक है, सुविधा नहीं हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि होती है कईयों की लाइफ में। मेरी भी लाइफ में थी जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 11th-12th में जब मैं था और 9th-10th में, तो बताएंगे बाद में कि क्या प्रॉब्लम थी, जिस दिन थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, बिकॉज अभी मेरे पास राइट नाउ आई हैव ओनली 170 सब्सक्राइबर्स। सो right now I don't want to reveal everything about me, but very soon I will reveal everything। ठीक है, मैं जरूर अपने बारे में रिवील करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी, बट उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीज़ें यहाँ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।